आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे आरएएस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हमने पहल स्टार्ट की है, उस पहल के दूसरे चरण, पहला चरण हमारा सिलेबस एनालिसिस हो चुका है। दूसरे चरण के जो पेपर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं, उसके जो 2018 की कड़ी में 2 नंबर के क्वेश्चंस हमने एक वीडियो में कर चुके हैं। फिर उसके बाद में 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी हमने कर लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग जो 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग इसमें एनालाइज करेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और कैसे हम लोग उसमें मैक्सिमम मार्क्स ला सके वो हम लोग देखेंगे। और इसमें भी पूर्व की तरह जो है कॉपियाँ भी आप लोगों को दिखाऊंगा और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, समझना है पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद में क्या हम लोग जो है लिखना है, क्योंकि 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर तीनों क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से हम लोगों को लिखना है। 2 नंबर में हमें वहाँ पे कम शब्दों में बहुत जो भी क्रक्स जो होता है ना वो हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है। उसमें हम लोग इंट्रो वो सब वो वाला जो पार्ट होता है ना कि इंट्रो, बॉडी और बाद में जो लास्ट में उपसंहार, वो नहीं करना है, कंक्लूजन नहीं करना है, ठीक है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा 2 वाले से ज़्यादा 1 लाइन का इंट्रो हम लोग उसमें दे सकते हैं क्योंकि उतना हमारे पास होता है। लेकिन 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमारे पास एनफ स्पेस होता है और उसमें क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। अगर वो पार्ट्स में है तो वो वापस वही 2 या 5 के या 3 के जो है पार्ट्स होंगे तो उनको वैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन है तो उसको प्रॉपर जो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग होती है, पहला उसके इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे उसकी मेजर बॉडी जो 50 to 60% पार्ट वो होगा और लास्ट में कंक्लूजन और इंट्रो जो है वो 40% पार्ट में होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन की बॉडी होगी। और आज 10 नंबर के क्वेश्चन हैं तो उसमें दोनों टाइप के हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और कैसे मार्क्स मिलते हैं वो भी दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन हम लोग आज लेते हैं, वो था, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि टॉपिक्स जो है रक्त हो गया, दूसरा हो गया रोग हो गया और तीसरा ये पीएच, अम्लीयता, क्षारीयता, यहाँ से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाले जो है आरपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स है, तो ये वाले जो चैप्टर्स है वो आप लोग ध्यान से करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला पूछा है कि पीएच स्केल क्या है। फर्स्ट पूछा है पीएच स्केल क्या है, फिर दूसरा पूछा है पीएच स्केल को विकसित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। फिर तीसरा जो है इसका पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया, अब दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट भी यहीं पढ़ लेते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय की व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है कैसे दंत क्षय होता है, ठीक है। होता है ये इनको पता है, कैसे होता है वो हमें बताना है। उसके बाद में लिखा गया है पीएच परिवर्तन से होने वाले दंत क्षय को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ें इसमें हम लोगों को करनी है। फिर तीसरा पार्ट है वो है एक दूध वाला थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा ताजे दूध में मिलाता है, ठीक है, बेकिंग सोडा मिलाया है। उसके बाद में दूध से दही बनने में लगने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव बताना है और कैसे पड़ेगा वो थोड़ा सा हमें समझाना है। ये तीनों क्वेश्चन इसमें करने हैं, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है, पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल जो है वो हम लोग क्या किस लिए यूज़ करते हैं, वो किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने के लिए यूज़ करते हैं। पोटांस ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन का उसमें सामर्थ्य कितना है उस विलयन में, ये ज्ञात करने के लिए हम लोग पीएच स्केल करते हैं। ये एक लॉगरिथमिक गणना पे आधारित होती है और H+ आयन की जो सांद्रता होती है विलयन में उसका लॉग वैल्यू जो है वो लेके पीएच की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया पीएच स्केल। पीएच स्केल के बाद में पूछा गया है किसने इसकी खोज की है, तो वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एल सोरेनसन, उन्होंने इसकी खोज की है। ये दोनों चीज़ें हमको यहाँ पे लिखनी थी। तीसरा क्वेश्चन यानी इसका पार्ट जो है बी पार्ट है, उसमें पूछा गया है पीएच परिवर्तन से होने वाले दंत क्षय की व्याख्या कीजिए, कैसे ये होता है, ठीक है। तो हमारे जो मुख का नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल उसका पीएच जो होता है वो 6.5 के अराउंड होता है, ठीक है। उससे पीएच यदि कम हो जाता है, 5.5 से और नीचे चला जाता है, तो हमारे दांत में
जो एनिमल होता है, जो सबसे कठोर पार्ट होता है, वो धीरे धीरे उस अम्लीय वातावरण में क्षयसारी होता है, वो अम्ल उससे क्रिया करके उसको जो है तोड़ता जाता है या उसका संक्षारण करता जाता है, उस वजह से दांतों का क्षय होता है। ठीक है, कैविटी वगैरह डेवलप होती है। कोलगेट का आपने जो पहले ऐड आता था वो देखा होगा, उसमें कैविटी जो काली काली वो दांतों के बीच में दिखाई जाती थी ना, वो वही चीज़ दंत क्षय है। ठीक है, अब दंत क्षय को उसके साथ साथ में हमें ये भी एक्सप्लेन करना है दंत क्षय के साथ में कि अम्लीयता हमारे मुख की कैसे बढ़ेगी। ठीक है, अम्लीयता हमारे मुख की ये होती है कि हमारे भोजन के पश्चात हमारे मुख में कुछ खाद्य कण रह जाते हैं। ठीक है, उन खाद्य कणों का जो है अपघटन होता है। वो अपघटन हमारे मुख में ऑलरेडी उपस्थित बैक्टीरिया या फिर बाहर से आए हुए बैक्टीरिया जो है वो उसका अपघटन करते हैं। वो अपघटन जब होता है तो वहाँ पे अम्लीय उसके प्रोडक्ट्स निकलते हैं रिजल्ट में। ठीक है, वो अम्लीय प्रोडक्ट्स हमारे मुख के पीएच को गिरा देते हैं। तो ये वाला प्रोसेस पूरा हमको इसमें समझाना है। ठीक है, इसका अगला पार्ट है कि इसको रोकने के लिए क्या करना है। तो वही कोलगेट वाली ऐड, वही जो तोड़ते हैं, एक को शायद कोलगेट वाले विलियन में डालते हैं, दूसरे को ऐसे ही पानी में डालते हैं, दोनों में तोड़ते हैं, एक स्ट्रांग हो जाता है, एक वीक हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोलगेट नहीं बल्कि एक क्षारीय विलियन से हमारे मुख को धोना है। ठीक है, हमारे उसमें खाने के पश्चात मुंह साफ करना है और क्षारीय विलियन से करना है, बस इतना सा है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमको इसमें लिखना था। अब आ जाता है तीसरा पार्ट है, एक दूध वाला थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा ताजे दूध में मिलाता है और उससे दही बनने में जो लगाने वाला समय है उस पर क्या प्रभाव पड़ना है वो समझाना है। देखिए, दूध से दही, ठीक है, वो कैसे होता है, वो ये होता है कि उसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दूध को लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट करता जाता है और उसकी अम्लीयता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, बेकिंग सोडा जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो अगर यहाँ पे क्षार डाल दिया जाए दूध में तो उसकी क्षारीयता बढ़ जाएगी और अम्लीयता कम होगी। ठीक है, तो अम्लीयता कम होगी तो मतलब जो टाइम लगने वाला था, पहले तो जो टाइम अम्लीयता बढ़ाने में लगने वाला था वो कम था, अब क्षारीयता बढ़ गई है तो पहले उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसके बाद में अम्ल बनाएगा। ठीक है, तो ये टाइम एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और यही चीज़ हमको यहाँ पे लिखनी थी। ये तीनों चीज़ें जिसने भी लिखी है उनको अच्छे मार्क्स मिले। और तरीके से थोड़ा जो वेरिएशन होता है वो प्रेजेंटेशन का भी होता है, थोड़ा बहुत इसमें आप लोग अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, अच्छे से जो पीएच की स्केल की फ़ोटो बना लेंगे या वो कर लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स। एक चीज़ याद रखना कि 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें मार्क्स के वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 3 नंबर भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं और 7 और 8 भी मिल सकते हैं, यहाँ तक कि 8.5 9 भी मिल सकते थे। ठीक है, 8.5 भी मिले हुए हैं, ये मैंने देखा है, और 10 भी मिले हैं, लेकिन वो गणित वाले क्वेश्चंस के केस में था, लेकिन वो अभी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये वेरिएशन इसमें ज़्यादा है, इसलिए 10 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमें बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने हैं और उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि वहाँ पे जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हुए तो उसमें डायग्राम हमारे प्रॉपर आने चाहिए, जो भी हमारे मैप्स होते हैं वो उसको बना लेने चाहिए। साइंस का हुआ तो टेबल्स और ये जो डायग्राम है, आरेख जो है वो हमें तैयार करने होने हैं। ठीक है, उसको सही से जमा के लिखेंगे तो उसमें अपने 1-2 मार्क्स ऑलरेडी बढ़ जाएंगे। तो ये प्रेजेंटेशन का विशेष ध्यान इस क्वेश्चंस में रखना होता है, इन क्वेश्चंस में 10 नंबर वाले में। अब आ जाते हैं हमारा मॉडल आंसर क्या होगा। देखिए, पीएच स्केल किसी भी विलियन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता को मापने वाला स्केल है, जिसमें विलियन की अम्लीयता या क्षारीयता का ज्ञान होता है, और इसकी खोज 1909 में SPL सोरेनसन ने की थी। ठीक है, ये हो गया हमारे पार्ट अ का आंसर। उसके साथ साथ में हमने स्केल की एक फ़ोटो जो कि कहाँ पे दिया हुआ है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, उसकी बुक में दिया हुआ है, और उसमें सीधा सीधा यही वाला, ये उसकी लैंग्वेज ही है। ठीक है, तो ये हमें अगर ऑथेंटिक सोर्स से लैंग्वेज लिखेंगे, ऑथेंटिक सोर्स से ये फ़ोटो या जो भी डायग्राम्स हैं उनका यूज़ करेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आगे दूसरा जो ब पार्ट है, ब पार्ट में क्या लिखना था कि दंत क्षय, तो ये लिख दो कि मानव के मुख का सामान्य पीएच 6.5 होता है। भोजन के उपरांत मुख में अवशिष्ट खाद्य पदार्थों का बैक्टीरिया द्वारा अपघटन होता है, जिससे अम्लीयता बढ़ती है और मुख का पीएच 5.5 से कम हो जाता है कई बार। इससे दांतों का एनेमल संक्षारित होने लगता है, इनेमल कह सकते हैं या एनेमल जो भी लिख सकते हैं। ठीक है,
यही दंत क्षय है और इसे भोजन के बाद मुख साफ करके तथा क्षारीय दंत मंजन का प्रयोग करके रोका जा सकता है। सिंपल इतना लिखना था और ये आपका अच्छा हो जाता। उसके बाद में थर्ड पार्ट क्या है, दूध में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाने पर उसके दही बनने में अधिक समय लगता है, ये पूछा गया है। ठीक है, क्यों लगता है वो भी समझाना है, क्योंकि दूध जब दही बनता है तो उसकी अम्लीयता बढ़ती है, वहीं बेकिंग सोडा दूध की क्षारीयता को बढ़ाता है, जिससे अम्लीयता बढ़ने में अतिरिक्त समय लगता है। ठीक है, ये लिख दिया, आपका आंसर हो गया। अब आते हैं अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि क्या क्या लिखा है और कैसे मार्क्स मिले। अब ये फर्स्ट है जिनको मार्क्स कितने मिले हैं, 3 और 3 6 मार्क्स अच्छे मार्क्स गिने जाते हैं। ठीक है, खराब मार्क्स नहीं है, अच्छे मार्क्स हैं। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा, अब मैं जो प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था वो यहाँ दिखाऊंगा कि कैसे मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं। ये लिखा है पीएच पोसांस ऑफ या शक्ति का प्रतीक एवं एच विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का माप, पीएच स्केल। अब देखिए यहाँ पे पीएच नहीं पूछा गया है, सॉरी एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है पीएच नहीं पूछा गया है, सीधा पूछा है व्हाट इज पीएच स्केल। तो ये लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, बट अब छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, तो इसमें अवॉइड कीजिए ताकि आपको एक अच्छा स्पेस मिल सके। अब देखिए यहाँ पे अगर उनको स्पेस मिलता तो ये स्केल ढंग से कर पाते। ठीक है, ये ढंग से प्रेजेंट होती, और ढंग से प्रेजेंट होती तो यहाँ पे डेड नंबर की जगह 2 मिलते, 2.5 मिलते। ठीक है, वो बढ़ना ही था। इसलिए ये अनावश्यक जानकारियों को जो है कोशिश कीजिए कि अवॉइड करना है। ठीक है, अब पीएच स्केल किसी द्रव में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का मापा जाता है पीएच स्केल के द्वारा। पीएच स्केल का विकास 1909 में सोरेनसन द्वारा किया गया। लिखा गया है मार्क्स कितने मिले, 1.5 नंबर। क्यों, क्योंकि स्केल को ऐसे बनाया है बीच में घुसा के, और उस प्रेजेंटेशन के मार्क्स जो है वो कम हुए हैं। उसके बाद में दंत क्षय वाले में अच्छे से इन्होंने लिखा है और उसके मार्क्स आप देख सकते हो, बी पार्ट के 3 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ये ढंग से लिखा है, कोई काटा पीटी नहीं है, कोई उसमें जो है फंसाया नहीं गया है इसको, इस वजह से इसको पूरे मिले हैं। ठीक है, दंत क्षय का कारण जब हम भोजन करते हैं उसके पश्चात भोजन के टुकड़े दांतों में फंसे रह जाते हैं और बैक्टीरिया से क्रिया करके मुंह पीएच 6.5 से घटाकर 5.5 कर देते हैं, जिससे अम्लीय वातावरण दांतों के इनेमल का क्षय हो जाता है। दंत मंजन या क्षारीय विलयन द्वारा इसको रोक सकते हैं। हो गया, अच्छे से लिखा है, 3 मार्क्स मिल गए। अब लास्ट जो लिखा है, थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाने से दूध से दही बनने में प्रक्रिया नियंत्रित कर दिया जाता है और इससे जल्दी खराब नहीं होता, किंतु इसकी जो है प्रभावित होती है। ठीक है, अच्छा लिखा ठीक है, लेकिन ढंग से नहीं लिखा है। वो जो आंसर लिखना चाहिए था, जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा था, वो नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। दूसरा किसी ने लिखा है, उसको मार्क्स मिले हैं 2, 2, 4 और 5.25 मार्क्स मिले हैं। क्यों मिले हैं देख सकते हो आप। मैं ये राइटिंग का नहीं कहता हूँ, राइटिंग का भी जो कॉन्सेप्ट है कि राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को पढ़ने में आ जाए, बस ये है। लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन है, अब इसमें जो स्केल बनाई भी गई है, वो स्केल कहीं दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही, इसलिए 25.25 मार्क्स और कम दिए गए हैं इनको। ठीक है, दूसरा लिखा इन्होंने भी है, टूथपेस्ट का यूज़ करना और एनिमल का क्षय सब लिखा है इन्होंने, लेकिन जो फंसा के या कैसा जो प्रेजेंटेशन है ना वो ख़राब है, उस वजह से एग्जामिनर ने इनको 2 मार्क्स दिए। और तीसरा जो दूध अम्लीय होता है, इसको ढंग से लिखा है इन्होंने, लेकिन फिर भी 2 मार्क्स है क्योंकि प्रेजेंटेशन ख़राब है। इसी क्वेश्चन को अच्छे ढंग से इसी ज्ञान के आधार पर लिख कर हम 5.25 को 6.5 और 7 तक बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और ये क्यों होता है इसका रीज़न भी मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उनको अनावश्यक रूप से आप अटेम्प्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आपका टाइम खराब होता है, टाइम बचता नहीं है, और आप जो है ये यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क्स जो है वो कम आते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है, वो है संचार निकाय में आकाश तरंग और अंतरिक्ष तरंग संचरण के मध्य अंतर कीजिए। ठीक है, क्या करना है, आकाश तरंग, ठीक है, स्काई वेव्स और स्पेस वेव्स, इसमें जो है हमें अंतर करना है, सिर्फ अंतर करना है। ठीक है, दोनों को नहीं परिभाषित करना है, सिर्फ अंतर करना है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के भू तरंग, व्योम तरंग, आकाश तरंग के आरेख तैयार कीजिए। इनके जो है डायग्राम देने हैं, आरेख अलग अलग भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो। ठीक है, तीसरा है निम्न के आवृत्ति परास लिखिए। एएम प्रसारण, टेलीविजन, उपग्रह,
संचार। इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना चाहो तो दो, बाकी ये सीधा क्वेश्चन है, सीधा जिसने लिखा उसको 7-8 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, अच्छा लिखा होगा तो किसी ने, ठीक है। अब पहला चीज़ है संचार निकाय में आकाश तरंग और स्पेस वेव्स यानी अंतरिक्ष तरंग में अंतर। आकाश तरंग जो होती है वो होती है कि यहाँ से हमने तरंग भेजी और वो हमारे आकाश से वापस लौटकर परावर्तित होकर आ जाती है, ठीक है। वो परावर्तित कहाँ से होती है? आयन मंडल में। आयन मंडल में ऐसी परतें होती है जो उन तरंगों को वापस परावर्तित कर देती है, ठीक है। ये होगी आकाश तरंग। इनका प्रयोग जो होता है वो रेडियो आदि के प्रसारण में पहले किया जाता था। दूसरा, इनकी जो रेंज होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो 3 से 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है। और ये जो है, ये आप लोग इनको जो यहाँ से ग्राउंड से भेजा जाता है, वहाँ से परावर्तित होकर एक बड़े एंटीना इनके जो रिसीव करने के लिए बड़े आकार के एंटीना लगाने की ज़रूरत होती थी, तो वो उसके द्वारा ये होता था, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया, हमने उसका ये दे दिया। अब आ जाते हैं अंतरिक्ष वेव। अंतरिक्ष वेव जो है वो आयन मंडल से परावर्तित नहीं होती, बल्कि ये सीधा यहाँ से जाती है और ऊपर उपग्रह उसको कैच करता है और उपग्रह उसको वापस नीचे भेजता है, ठीक है। तो ये जो है आयन मंडल से परावर्तित नहीं होती, ये हो गया पहला अंतर। दूसरा जो है, इसका प्रयोग टेलीविज़न, सैटेलाइट संचार आदि में किया जाता है, ठीक है। तीसरा इसका कर देते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो ज़्यादा होती है, 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा जो भी होगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये तीनों हम अंतर लिख लेते, ठीक है, एग्जाम्पल डाल देते और उसके साथ साथ में अगर हम लोग इनका आरेख डाल देते तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता। दूसरा पार्ट पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों के भू तरंग, व्योम तरंग और आकाश तरंग के संचरण के आरेख दीजिए। ये आरेख हमें डायरेक्ट बनाने हैं और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बुक आती है RBSC की, पहले 2016-17 वाले एडिशन की, उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो वही आरेख हमको यहाँ पे बनाना है। इसीलिए कहता हूँ ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़िए। जिस किसी ने ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा है उसको ये आरेख ध्यान में रहता है, ठीक है। अब जो होती है भू तरंग, क्या होती है? भू तरंग यानी जमीन से जमीन, बाकी कोई मतलब नहीं। तो वो जो है थोड़ी सी वक्रीय होती है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे ट्रांसमीटर, ये हो गया उसका रिसीवर, रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है, यहाँ से गई और यहाँ तक पहुँच गई, ये भेजना है। लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा जो है कम डिस्टेंस तक ही जा पाएगी, ठीक है। तो ये हो गया भू तरंग का आरेख। दूसरा होता है हमारा, ये हमारा हो गया आयन मंडल। दूसरा क्या पूछा गया है? दूसरा व्योम तरंग यानी स्काई वेव, ठीक है, आकाश तरंग, व्योम तरंग। ये यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसा कर्वी बना देना कि ये यहाँ से परावर्तित होकर आ रही है, ठीक है। तीसरा आरेख जो है वो उपग्रह संचार, जो यहाँ से परावर्तित नहीं होती, उपग्रह से परावर्तित होती है, वहाँ पे उपग्रह लगा देते, ठीक है। ये हमारे आरेख तैयार हो गए। सिंपल से आरेख ऐसे ही बनाने थे हमारे को और हमारे मार्क्स आ जाते, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं थी। तीसरा, निम्न की आवृत्ति परास लिखिए। अब आवृत्ति परास जो इनके है वो हमें याद होने चाहिए और उसी हिसाब से हमको लिखने चाहिए, और ये हम लिख देते तो हमारा हो जाता। अब आ जाते हैं आंसर पे। तो आंसर क्या है? सिंपल सा था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस यही देखिए, आकाश तरंग और अंतरिक्ष तरंग, ठीक है। इस तरंग संचरण में रेडियो तरंगे आयन मंडल द्वारा परावर्तित होती है, वहाँ परावर्तित नहीं होती बल्कि उपग्रह द्वारा ग्रहित और प्रेषित होती है, ठीक है। दूसरा, इसमें 3 से 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की रेडियो तरंगें प्रयुक्त होती है, वहाँ 30 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा वाली प्रयोग होती है, ठीक है। आगे रेडियो प्रसारण आदि में प्रयुक्त, टीवी प्रसारण आदि में प्रयोग। अब ये वाला फोटो यहाँ पे भी बना सकते थे, ये उसका आरेख है। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट यही वाला फ़ोटो जो है हमारे बुक में दिया गया है, उसको आप ढंग से देख लीजिए। ये वाली हो गई हमारी ग्राउंड भू तरंग, फिर ये वाली हो गई हमारी, यहाँ पे थोड़ा सा हमें लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिख लेते हैं स्काई वेव्स, ठीक है, और ये हमारी होगी स्पेस वेव, ठीक है। तो ये आरेख हमको वहाँ पे बनाना था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा आवृत्ति परास, ये फैक्चुअल है। AM प्रसारण, जो रेडियो में AM होता है, FM और AM प्रसारण जो होता है वो 540 से 1600 किलोहर्ट्ज़ का होता है। यहाँ पे जो है लगभग परास पूछा गया था, लगभग भी लिखते किलो हर्ट्ज़ में, ये मेगा हर्ट्ज़ में, ये गीगा हर्ट्ज़ में, ये भी लिखते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता तो भी मार्क्स मिलने थे। लेकिन वो जो है एक सामान्य समझ जो है वो RPSC चाहता था कि एटलीस्ट समझ तो है। टीवी जो है वो 30 से 300 मेगा हर्ट्ज़ में चलती है और उपग्रह संचार जो है वो 3.7 गीगा हर्ट्ज़ से ज़्यादा जो है उस आवृत्ति की परास में यूज़ होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा क्या है कि एकदम सरप्राइज टेस्ट जैसा था,
लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस क्वेश्चन को, इसलिए इसके जो है आंसर्स या तो किसी ने क्वेश्चन छोड़ा है या किसी ने थोड़ा बहुत प्रयास किया है, लेकिन इसको तैयार करके नहीं गए थे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी हम लोग अपने कोर्स में जो मतलब अनएक्सपेक्टेडली आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस भी हम लोग मैप करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कोई पार्ट छूटे नहीं। ठीक है, अब ये देख लीजिए, कुछ भी डाला है, ठीक है, कुछ भी डाला है, लेकिन इन्होंने एक चीज़ अच्छी की है कि इन्होंने इसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, नहीं आता था छोड़ दिया। ठीक है, ये सिंपल डाला और मार्क्स हो गए 0। अब जो कहते हैं ना कि दे देते हैं ऐसे मार्क्स नहीं मिलते। अब आ जाओ दूसरे वाले पे, ये व्योम तरंग, ये आकाश तरंग, कम आवृत्ति की तरंगे, अधिक आवृत्ति की तरंगे, आयन मंडल की तरंगों का प्रयोग, और आयन मंडल की तरंगों का प्रयोग नहीं सुदूर संवेदी तकनीक में, उपग्रह संचार में। ठीक है, ये वाला हो गया पोर्शन। अब आप देख लो क्या है, थोड़ी बहुत समझ थी इनको, थोड़ी बहुत समझ की वजह से इन्होंने अटेम्प्ट किया। 10 नंबर के क्वेश्चंस जो है कोशिश कीजिए अटेम्प्ट करने की, मार्क्स नहीं आएंगे तो 0 आएंगे, वो भी आपके पास जब टाइम बचे, ये नहीं कि ऐसा नहीं आता हुआ करेंगे। ठीक है, पहले वो बाकी सारे कर लीजिए और फिर 10 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। अब इनको जो है फर्स्ट वाले पोर्शन में इन सिर्फ इतने वाले इस चीज़ों पे फैक्चुअल पूरा नहीं लिख पाए, फिर भी इनको 2 मार्क्स मिले। बाकी वाले पोर्शन में ये माइक्रोवेव इंफ्रारेड लिखा है, बहुत भारी गलतियाँ की है इन्होंने, इस वजह से दूसरे वाले में आयन मंडल थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन ये फ़ोटोज़ जो है ना, वो फ़ोटो ऐसे तैयार किए हैं कि सही से दिखते भी नहीं है, और बाकी जो फालतू गलतियों की वजह से इनको मार्क्स जो है 0 मिले हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस है वो होते हैं। अब एक और आ जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला ये मेरे को मिला। इसमें भी अगर प्रेजेंटेशन ठीक होता तो मेरे ख्याल से इनको 5 मार्क्स तो मिल ही जाने थे, 5 या 5.5 लगभग। ठीक है, स्पेस वेव्स, इसमें आयन मंडल की तरंगों परावर्तित का सहारा लिया जाता है, ये पृथ्वी की वक्रता से प्रभावित नहीं होती। ये स्पेस वेव्स का लिखा है, स्काई वेव्स, ये इन्होंने आरेख भी थोड़े बहुत कोशिश की है बनाने की, लेकिन उतने अच्छे नहीं बनाए, फिर भी इस के लिए इनको 2 मार्क्स इनमें मिल गए, और आरेख में भी थोड़ा बहुत एग्जामिनर ने दया दिखाकर 2 मार्क्स दिए। थोड़ा ढंग से अगर ये अंतर ऐसे लिखते तो 2 की जगह 2.5 भी आ सकते थे, क्योंकि ये परावर्तन वाला और इनको कॉन्सेप्ट पता था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य परिरक्षण। पहला चीज़ फूड प्रिजर्वेशन, उसके सिद्धांत क्या है, हमको लिखने हैं प्रिंसिपल, ये नहीं लिखना है खाद्य परिरक्षण क्या है। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन में एक लाइन में हम लोग दे सकते हैं खाद्य परिरक्षण क्या है, लेकिन मेजर हमारा फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्या सिद्धांत है। खाद्य परिरक्षण के लिए प्रयुक्त विभिन्न विधियों को लिखना है, उनको समझाना भी है। ठीक है, यहाँ पे विधियों के साथ साथ में थोड़ा सा ब्रीफ में 1 या 2 लाइन में उनको समझाना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, अंडरलाइन हो गई। अब उसके बाद में पहला चीज़ लिखा है खाद्य परिरक्षण। पहला खाद्य परिरक्षण होता क्या है? खाद्य परिरक्षण ये होता है कि भोजन को बचाना। भोजन को क्यों बचाना? भविष्य के लिए बचाना। और कैसे बचाना, किससे बचाना? भोजन नष्ट कैसे होता है? या तो कोई कीटाणु विटाणु उसमें आ जाते हैं, फंगल वो जो होता है वो हो जाता है, उस पर फफूंद लग जाती है ना, वो हो जाता है। दूसरा उसका जो है खुद डिग्रेडेशन होता है, धीरे धीरे वो खुद जो है उसका अपघटन हो जाता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो, या फिर कोई बारिश की वजह से या कोई पंछी या पशु वगैरह उसको नष्ट कर दे, ये तीनों वजह से इनका फूड का जो है खराबी होती है। अब इसको बचाना है हमको, ताकि ये भविष्य में हमारे काम आ सके, भविष्य में इसको खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फूड प्रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब इसके सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत, तीनों सिद्धांत सिंपल सिद्धांत है। पहला, इस कैसे खराब होता है? पहला खराब मैंने बताया कि उसमें जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा जो अपघटन होता है उसको रोकना या धीमा करना। ठीक है, फर्स्ट सिद्धांत फूड प्रिजर्वेशन का यही है। सेकंड सिद्धांत क्या है? सेकंड सिद्धांत ये है कि जो स्वतः अपघटन होता है फूड इसका, जो किसी भी खाद्य पदार्थ का, उसको रोकना या उसको धीमा करना। तीसरा क्या है? तीसरा जो है बाह्य जो कारक थे, कैसे पशु पक्षी कीट आदि से जो नुकसान होता है, और बाकी जो मानव के यांत्रिक वाले कामों से भी जो नुकसान होता है, जैसे गाड़ी में चढ़ा रहे हैं वो गिर गया, या वो किसी जगह मतलब सड़ गया, बाहर पड़ा सड़ गया, तो यांत्रिक कारणों से जो उसमें क्षरण होता है या क्षय होता है उसको भी रोकना। तो ये तीनों जो है सिद्धांत इसके फूड प्रिजर्वेशन के हैं। अब आ जाते हैं इसका प्रयुक्त विभिन्न विधियाँ। तो विभिन्न विधियों में पहली विधि है कि उसमें से देखो,
फूड खराब होने के लिए पहला इन्फेक्शन कैसे होगा, ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया या जीवों की जो है उसकी वृद्धि के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक होती है उसमें नमी होनी चाहिए, तो हम लोग नमी को बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ यही है कि उसको डिहाइड्रेशन कर दीजिए या उसकी नमी को बाहर कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं ना छत पे कुछ चीज़ें सुखा देते हैं कि हमारे जैसे इसके वेस्टर्न राजस्थान में सब्जियां जो होती है ना, जो बारिश के टाइम में होती है, जैसे टिंडे और ये, इनको काट के और सुखा दिया जाता है, काचरे को और ये सुखा दिया और बाद में उसको यूज़ लिया जाता है। सांगरी हुआ, ठीक है, इनको सुखा के यूज़ लिया जाता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है तो फिर उसका उसमें अपघटन नहीं होता, पहला चीज़। दूसरा क्या होता है कि उसको तापमान के जो परिवर्तन के द्वारा उसमें बैक्टीरियल वृद्धि को कम किया या रोका जा सकता है, जैसे दूध का पाश्चरीकरण, ठीक है, आ गया समझ में। तीसरा होता है परासरणीय सिद्धांत जो होता है, परासरण दाब का, उसको यूज़ करके, उसको कैसे यूज़ करते हैं, हमारे पूर्वजों को परासरण दाब भले ही नहीं पता हो लेकिन उसका यूज़ हमको पता था। कैसे क्या, देखो, नमक डाल दो किसी चीज़ में, शक्कर डाल दो और उसकी वजह से क्या होता है, परासरण दाब जो है वो बाहर जो है कॉन्सेंट्रेशन पानी की कम होती है और वो उस खाद्य पदार्थ में से पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो खींच लेता है, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे नमी कम हो जाएगी और बैक्टीरियल वृद्धि को भी रोक देता है। ये सिंपल सा सिद्धांत है। तो नमक, शक्कर इसमें डाल के उसको रोकना, ठीक है। उसके अलावा क्या है, चौथा क्या हो गया, प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं, परिरक्षक जो होते हैं, उनको यूज़ करना। परिरक्षक में क्या क्या आएंगे, जैसे तेल हो गया, ठीक है, तेल में जैसे अचार वगैरह डालते हैं ना, तेल में डूबा रहता है तब तक नहीं खराब होता है, लेकिन कोई भी उसके अचार का, कोई भी पिकल का जो ऊपर का पार्ट तेल से थोड़ा सा ऊपर आता है, 2-4 दिनों बाद में आप देखेंगे उस पर फफूंद आ जाती है। तो ये तेल जो है परिरक्षक है, नमक परिरक्षक है, शहद परिरक्षक है। ऐसे परिरक्षकों का, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करके हम लोग उसको बचा सकते हैं। एक और विधि है, वो है विकिरण, जो है रेडिएशन का यूज़ करके उसमें से जितने भी बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर दो और उसको पैक ऐसे टाइटली एयर टाइट कंटेनर या एयर टाइट जो है पैकेज में पैक कर दो, तो वो वाला प्रोसेस हो गया। यही हमें विधियाँ लिखनी थी और इसी को थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देते तो ये हमारा आंसर हो जाता। अब देख लो, पहला लिखा है खाद्य पदार्थों को की जीवन अवधि को बढ़ाते हुए उसे दूषित होने, सड़ने या खराब होने से बचाने के लिए प्रयुक्त तकनीकों को खाद्य परिरक्षण कहते हैं या खाद्य परिरक्षण है, ठीक है। इसके 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, इसको ऐसे लिख लेते तो आपका क्या है, थोड़ा प्रेजेंटेशन बढ़ जाता, अच्छा हो जाता। पहला सिद्धांत क्या है, ये है पहला, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन को धीमा करना या रोकना। दूसरा सिद्धांत क्या है, खाद्य के स्वतः अपघटन या स्व अपघटन को धीमा करना या रोकना। तीसरा है कीट, पशु, जीव या यांत्रिक कारणों से होने वाले क्षय को कम करना। ये हमारे सिद्धांत हो गए। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहते या फिर इसमें विधियाँ लिखना चाहते तो आप लिख सकते थे। अब आ जाते हैं विधियों को थोड़ा और एक्सप्लेन करना था क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी थी और जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना था। डिहाइड्रेशन के द्वारा इसमें खाद्य पदार्थों में नमी को हटा दिया जाता है, जैसे मिर्ची आदि को सुखाना। एग्जाम्पल भी लिख लेते तो और ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाता। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, उच्च परासरणीय दबाव द्वारा। इसमें परासरण सिद्धांत का प्रयोग होता है और नमक, शक्कर आदि का प्रयोग करके हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तापमान का प्रयोग करके पाश्चुरीकरण का थोड़ा सा सिद्धांत लिख लेते कि दूध को एक विशेष तापमान पर गर्म करने से उसमें बैक्टीरियल वृद्धि रुक जाती है और इसका प्रयोग करते हुए हम लोग दूध को भी आदि को संरक्षित करते हैं या परिरक्षित करते हैं। फिर परिरक्षकों यथा नमक, शहद, तेल आदि का प्रयोग करके, और फिर खाद्य विकिरणों से बैक्टीरियल या जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं और उसके बाद में उसकी निर्वात पैकिंग कर देते हैं तो बैक्टीरिया वापस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है हमको यूज़ करनी थी, ये लिखना था, ये करके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता। अब आ जाते हैं हम लोग वही वाले पार्ट पे कि क्या क्या लिखा है और कैसे कैसे मार्क्स मिले हैं। अब देखो मार्क्स कितने, 6.5, यानी क्वेश्चन इन्होंने जो है अटेम्प्ट अच्छा किया था, ठीक है। लेकिन ये देखो ये काट छांट जो है ना, हालांकि इन्होंने अंडरलाइन भी किया है, कुछ चीज़ों जगहों पे अंडरलाइन किया, लेकिन ये काट छांट जो है ना, कोशिश कीजिए बचा जाए, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है ना उसको ख़राब कर देते हैं। उसके बाद में जो है ना एक रेंज बन जाती है कि इसको मार्क्स कितने देने हैं। अगर बहुत साफ लिखा होता है ना तो वो रेंज हमेशा 8 से खुलती है, ठीक है। अगर जो है ऐसा लिखा होता है, कहीं काट छाट है, कहीं
घसीट परसीट के लिखा होता है, तो वो रेंज अपने आप एग्जामिनर के दिमाग में जो है वो कम हो जाती है कि इसको 7 से ज़्यादा नहीं, अगर अच्छा लिखा है तो 7 दे देते हैं, नहीं तो फिर क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा जोर आता है। अब देखो खाद्य परिरक्षण में निम्नलिखित सिद्धांत है, इसने सीधा सिद्धांत से स्टार्ट किया। पहला है खाद्य पदार्थों में होने वाली उपापचयिक प्रक्रियाओं को धीमा करना। दूसरा है खाद्य पदार्थों को जीवाणुओं के अपशेष से बचाने से जीवाणु रहित बनाना। दोनों ठीक है, जीवाणु को कम करना, उसका अपचयन जो है वो कम करना। और उसके बाद में परिरक्षण, स्वाद, सुगंध में न्यूनतम परिवर्तन और खाद्य पदार्थों को नमी और गर्मी से बचाना। तीसरा वाला सही ढंग से नहीं लिखा है, बट 2 अच्छे से लिखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में खाद्य परिरक्षण की विधियां कौन सी है, पहली इसने पाश्चुरीकरण लिखा है, फिर रेडियो एक्टिव किरणों का प्रयोग करना, फिर शीतलन का वो हो गया, फिर ऑक्सीजन रहित कंटेनर में रखना जिससे नमी और वायु की कमी से बैक्टीरियल वृद्धि नहीं होगी, और पारंपरिक हो गया सुखाकर निर्वात पैकिंग नीम आदि लिखा। अच्छा है, विधियाँ लिख ली है, सिद्धांत मोटे मोटे तौर पर लिख लिया है, उस वजह से 6.5 मार्क्स। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और थोड़ा सा अगर कीवर्ड्स जो यूज़ किए होते तो बहुत अच्छे मार्क्स, और उसी ढंग से लिखा होता तो ये 7, 7.5, 8 मार्क्स तक यहाँ पे मिल सकते थे। अब देखिए इस वाले में मार्क्स कितने, हालांकि ये चेक नहीं हुआ, नॉट NA जो है नॉट आंसवर्ड लिखा होगा शायद उस वजह से, बट इन्होंने जो है प्रेजेंटेशन जो है पिछले वाले से अच्छी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। भोजन को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखना, उन्हें खराब होने से बचाने की प्रक्रियाओं को खाद्य परिरक्षण कहते हैं। भोजन में उपस्थित जीवाणु को एक निश्चित अनुकूलन, ताप, दाब, परिस्थितियाँ, ये सब कहानी लिखी है, लेकिन सिद्धांत यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। शायद इसी वजह से या तो 0 नंबर मिले हैं या नॉट आंसवर्ड करके डाल दिया गया है, ठीक है। ये प्रयुक्त विभिन्न विधियों में इन्होंने डाला है, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन ठीक है बट वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे भी नॉट आंसवर्ड भी कई बार होते हैं। अब आते हैं एक क्वेश्चन जो अब सिलेबस में नहीं है, पहले सिलेबस में था, वो स्पेशली मेंशन्ड था कि स्वास्थ्य क्षेत्र में राजस्थान की जो नीतियां हैं उसके बारे में, सरकार की जो नीतियां हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, और मैं कहता हूँ ना कि 8 मार्क्स भी मिल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जो है रिजोल्यूशन का प्रॉब्लम है, और इसमें इंग्लिश मीडियम की कॉपी है। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, देखो राइटिंग अच्छी है। दूसरा ये यहाँ पे अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो उसने जो लिखा है ये वाले चीज़ें, इनको डार्क अलग से किया है, ठीक है। अंडरलाइन भले ही नहीं किया, बट इसको बोल्ड किया है। बोल्ड करने से क्या होता है कि हेडिंग्स अलग से दिखती है। पॉइंट्स 9-10 पॉइंट हो गए। उसके बाद में स्टार्टिंग में लिखा है इसका जो है ये वाला पोर्शन जो है ये इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर लास्ट में कंक्लूजन भी लिखा है, पूरी बॉडी बनी है, और हमारा जो है आंसर है, और 8 नंबर हमको मिल चुके हैं। तो मार्क्स जो है वो 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, और 8 या 9 तक मिल सकते हैं। इसलिए अच्छे ढंग से आंसर कीजिए। बहुत अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है। और पूरा जो फॉर्मेट होता है, ऐसे बड़े क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये फॉर्मेट में लिखने हैं हमें, ठीक है। इसमें 7-6 मिले हैं मार्क्स, तो ये अपने ढंग से करना है। और फिर से वही चीज़ कहूँगा कि अगला जो हम लोग करने जाएंगे वो जाएंगे 2016 वाले जो मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। आप लोग जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या मेंस के लिए जो है सोच रहे हैं कि हम देंगे इस बार प्री दे के मेंस निकालने वाले, वो लोग जो है 2016 का जो मेंस पेपर है उसके क्वेश्चन, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन सेकंड पेपर के, वो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। फिर हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, मॉडल आंसर देंगे, और पिछले जो लिखे हुए क्वेश्चंस हैं जो लोगों ने लिखे थे उनके आंसर्स के साथ में कंपेयर भी करेंगे, तो आप अपना आंसर भी कंपेयर कर पाएंगे साथ ही साथ में। ये जो है ये अपने आप को सुधारने की, अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को बढ़ाने की बहुत अच्छा मौका हम लोग आपको दे रहे हैं। इसलिए प्लीज़ ट्राई कीजिए, और कोई भी शंका हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि हम लोग आपकी शंका का निवारण कर सकें। थैंक यू वेरी मच।